हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। सारे चैप्टर्स की वीडियोस, जो भी वीडियोस पढ़ेंगे वो आपको सीरीज में मिल जाएंगी। ए टू जेड आपको सीरीज में मिलेंगी, कोर्स के अंदर या एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएंगी। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और हम लोग अपने अपने घरों का, अपने अपने माँ बाप का, अपने अपने देश का नाम रोशन करें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको सबसे पहले बायो पढ़ा रहा हूँ और बायो में मैं आपको नीट लेवल तक का पढ़ाऊंगा, जिससे आप नीट में आए हुए सवालों को आसानी से कर पाएंगे। दूसरी चीज, नीट में सवाल किस तरह से बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मेट रहता है, पैटर्न और नीट का लेवल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो पहली यूनिट है, हम स्टार्टिंग तो करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मार्क करके बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ए टू जेड बिल्कुल हम पढ़ेंगे। पहली यूनिट का हमारी नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, उन सारी चीज़ों की चर्चा इस यूनिट में करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस की स्पीसीज होती है सेपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। होमोजीनस हो गया, सेपियंस स्पीसीज हो गई। ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप की, एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस में स्पीसीज हैं। बहुत सारी मिलियंस स्पीसीज हैं हमारे इस धरती पर, ठीक है ना। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिलियन या 2 मिलियन या 10 मिलियन 50 मिलियन ऐसे स्पीसीज को पढ़ना इम्पॉसिबल है। सारी स्पीसीज को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इन्हें एक प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिर उस कैटेगरी के अनुसार पढ़ लेते हैं। जो उस कैटेगरी के करेक्टर होंगे वही उन सारी स्पीसीज के करेक्टर होंगे, ऐसे करके हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी किसकी साइंस है, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस की साइंस है। लाइफ फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फिश की अलग कैटेगरी हो गई, एम्फीबियंस अलग हो गए, रेप्टाइल्स अलग हो गए, बर्ड्स अलग हैं, मैमल्स अलग हैं, ऐसे बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं। प्लांट्स की अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना। और लिविंग प्रोसेसेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसेस चलती हैं जिसकी वजह से वो लिविंग है, उन्हें बोलते हैं लिविंग प्रोसेसेस। जैसे हमारे अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। और वो प्रोटीन नए नए ऑर्गन्स का और मसल्स का फॉर्मेशन करता है ना। यही तो होता है हमारी बॉडी में। अब देखिए आगे लिखा है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जीवित संसार है, इसमें डिफरेंट टाइप की अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपने देखा होगा किसी की 4 पैर हैं तो किसी के 6 पैर हैं, किसी के 8 पैर हैं तो किसी के 22 पैर हैं, है ना। किसी की आंख एक है, किसी की 4 आंख हैं। ऐसे आपने अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखी होगी। कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, किसी एनिमल के अंदर 4 पैर्स हैं, है ना, 4 पैर हैं, जो 4 पैरों से चलता है। हम लोग हैं, हमारे 2 पैर हैं, हम लोगों की 2 आंखें हैं। तो बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिसकी 3 आंखें या 4 आंखें, है ना। तो इस तरह से हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग बर्ड की डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अर्ली मैन कुड easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। अर्ली मैन, जो लोग पहले के ज़माने के थे, आदि मानव, वो लोग सिंपल करेक्टर्स को लेकर डिफ्रेंशिएट करते थे लिविंग और नॉन लिविंग को। एनिमेट होता है बच्चों लिविंग और इनएनिमेट होता है नॉन लिविंग मैटर, ठीक है ना। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। अर्ली मैन ने डिफाइड किया इनएनिमेट मैटर के लिए, किसमें, जैसे विंड हो गई, सी हो गया, फायर हो गया, ऐसी चीज़ों को इन्होंने इनएनिमेट में रख दिया। और जबकि सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो लिविंग थे, उनके लिए एनिमेट में रख दिया। उनके लिए एनिमेट में रख दिया, यानी कि वो लिविंग हैं, जैसे प्लांट हो गए और एनिमल हैं। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स was the sense of awe और fear they evoked। अब पहले के लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग को इनएनिमेट और एनिमेट में डिफरेंशिएट कर दिया। लिविंग के लिए कर दिया एनिमेट में, जबकि नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट में कर दिया। लेकिन किया किस बेसिस पे, तो इन्होंने कॉमन फीचर्स, बहुत सारी सिंपल चीज़ों का प्रयोग करके ये किया। बहुत सारे सिंपल ऑब्जेक्ट, जैसे जिसके अंदर कोई भी फियर है, ठीक है, कोई डर है या फिर कोई सेंस है, जो सेंसेशन है, उसके बेसिस पे उन्हें लिविंग कर दिया। और जिसके अंदर सेंसेशन नहीं है, जिसके अंदर फियर नहीं है, उनके लिए रख दिया नॉन लिविंग में, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत बाद में हुई थी। ह्यूमन हिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे डीएनए बनता है, कैसे नए सेल जनरेट करती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में हुई।
Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. पहले के टाइम पर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हमारा बायोलॉजी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया। कैसे? हमने एनिमल्स को ढूंढा, उन्हें क्लासीफाई किया, इसमें बहुत सारा टाइम लग गया बच्चों। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्राउट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे बायोलॉजी की जब प्रोग्रेस हुई तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, जैसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानना सीखा, हमने ऑर्गेनिज्म की पहचान सीखी, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने नॉमेनक्लेचर किया, उसको एक एप्रोप्रिएट नाम दिया गया जिस नाम से वो पूरे संसार में जाना जाए, साइंटिफिक नेम जिसे बोलते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नेम चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वो कोरिया में हो, उस एक ही नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाएगा। ठीक, ये होता है साइंटिफिक नेम। क्लासिफिकेशन किया उसके लिए पार्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई किया कि ये प्लांट है या एनिमल है, और अगर प्लांट भी है तो प्लांट में भी जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है या एल्गी है या ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है। ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज was the recognition of the sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically। धीरे धीरे हमने ऑर्गेनिज्म को पहचान कर उसे क्लासिफिकेशन किया और नॉमेनक्लेचर किया। तो क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते थे? सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर, यानी कि सिमिलर कलेक्टर मिलते थे तो हम उन्हें सेम ग्रुप में क्लासीफाई करते जाते थे। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज हमें मिली, ठीक है, उसकी सेल के अंदर क्लोरोफिल है, सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अंदर अपना फूड खुद बनाता है, तो उसके लिए हमने प्लांट में रख दिया। एक तरफ हमने दूसरा ऑर्गेनिज्म मिला जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो अपना फूड भी नहीं बना सकता है, तो उसके लिए हमने एनिमल्स में क्लासीफाई कर दिया। ऐसे करके हम लोग क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर उसके बेसिस पर करते थे। होमोजीनस के अंदर अगर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हमने होमोजीनस के अंदर रख दिया। जैसे होमोजीनस के अंदर होमोसैपियंस आ जाते हैं, हम लोग हो गए, होमो हैबिलिस आ जाता है, होमो इरेक्टस आ जाता है, ठीक है। ऐसे ये सारे होमोजीनस के अंदर क्यों रखे गए? क्योंकि इनके कैरेक्टर सिमिलर हो रहे थे, इनके कैरेक्टर मैच कर रहे थे सेम जीनस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए सेम जीनस में इन्हें क्लासीफाई कर दिया। ऐसे ही सेम फैमिली में हमने कुछ ऑर्गेनिज्म रखे, जैसे फैमिली सोलेनेसी के अंदर हमने सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोजिना, इन दोनों को सोलेनेसी फैमिली के अंदर रख दिया, क्योंकि इनके सोलेनेसी फैमिली से कैरेक्टर्स मिल रहे थे इस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसे करके हमने किया क्लासिफिकेशन। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। आज के टाइम पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और पहले के भी रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपना डीएनए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम लोग अपने प्लांट के साथ, अपने और एनिमल्स हैं, चाहे वो फिश हो गई, चाहे एम्फीबियन, चाहे रेप्टाइल हो गए, एक चींटी तक हो गई, उससे भी अपना डीएनए कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, उससे भी हमारा डीएनए मैच करता है। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो पहले हमारी धरती पर थे लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं, अब वो स्पीसीज नहीं रही हैं, उनसे भी हम लोग अपना डीएनए शेयर करते हैं। हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ बनी और अर्थ पर डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स आई, और हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल सेल से आज पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बन के घूम रहे हैं इस धरती पर। इस अर्थ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनकर टहल रहे हैं। आगे लिखा है, was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। इसीलिए हम लोगों को अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी में हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। क्यों डिपेंड हैं हम लोग प्लांट्स के ऊपर? हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं, उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। अगर प्लांट की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी तो हम लोग फूड कहाँ से खाएंगे? जब फूड ही नहीं होगा तो हम लोगों की भी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, हम लोग उनसे अपना डीएनए शेयर करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। चाहे दुनिया की कोई भी स्पीसीज हुई, छोटे से छोटा कीड़ा हुआ और बड़े से बड़ा 30 मार खा हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे हाथी हो गए, चाहे हम लोग हो गए, ठीक है, सब लोग एक दूसरे से अपना डीएनए शेयर करते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज खत्म हो गई, इसका मतलब वो हमारा पूर्वज है, वो खत्म हो रहा है। इसलिए हम लोगों को अपनी स्पीसीज को सेव करके रखना चाहिए। सेव क्यों करें? क्योंकि हम लोग उन पर डिपेंड हैं, कैसे भी उन पर डिपेंड हैं, चाहे डायरेक्टली हुए चाहे इनडायरेक्टली हुए। हम लोग प्लांट्स पे ही नहीं, हम लोग एनिमल्स पर भी डिपेंड हैं। अगर एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। जैसे काव की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई तो हम लोग दूध कहाँ से पियेंगे, है ना?
ऐसे ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड रहता है, इसलिए हमें स्पीसीज को अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसे सेव करना चाहिए। इन दी फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के सारे चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। किस चीज का, क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स के। प्लांट और एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया है टैक्सोनॉमिस्ट ने, उस क्लासिफिकेशन को कैसे करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस किस क्लासिफिकेशन में किस किस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। जैसे प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म में कौन रखा गया, एंजियोस्पर्म में कौन रखा गया, एल्गी में कौन रखा गया, ब्रायोफाइट में कौन रखा गया, टेरिडोफाइट में कौन रखा गया। ऐसे करके हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। साथ साथ में लिविंग में कौन है, लिविंग में भी प्रोकैरियोट में कौन है, यूकैरियोट में कौन है, मोनरा में कौन है, प्रोटिस्टा में कौन है, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारी चीजें हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ लिखा हुआ। अर्नेस्ट मेयर 1904 से 2004 तक जिए थे, यानी कि ये 100 ईयर के होके तब इनकी डेथ हुई थी। 100 ईयर तक इनका लाइफ स्पैन रहा था। देखिए इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 को, कहाँ, कैप्टन जर्मनी में। कैप्टन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मैंने हाईलाइट भी किया, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इनके लिए डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑफ ऑल टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, इसलिए इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था फैकल्टी के तौर पर 1953 में, और रिटायर हुए थे 1975 में। 1975 में ये रिटायर हो गए थे। एज्यूमिंग द टाइटल, इनके लिए टाइटल क्या दिया गया था वहाँ, अलेक्जेंडर अगाजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिट्स, ये टाइटल इन्हें मिला था। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर, इनका 80 ईयर का करियर रहा था। इनकी रिसर्च कौन कौन से थी, इनका रिसर्च एरिया था ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री और फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ये इनके रिसर्च एरिया थे। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of biological species. आज के टाइम पे जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन है उसके लिए भी इन्होंने दिया था, उसके लिए भी अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इनके लिए 3 प्राइज मिले थे, इसीलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर के लिए। क्यों, क्योंकि इन्हें 3 प्राइज मिले थे। कौन कौन से, पहला बाल्जन प्राइज मिला था 1983 में, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में, और क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में मिला था इनके लिए। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक है BIC, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रैफोर्ड प्राइज। बाल्जन प्राइज कब मिला था, 1983 में, तो 83, 94, 99 ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। BIC 83, 94, 99, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रैफोर्ड प्राइज, ये तीनों प्राइज इनके लिए मिले थे। इसी वजह से इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। और इनकी डेथ हुई थी 100 ईयर्स की एज पर, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया कि 1904 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी मौत हो गई। तो टोटल 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन इनका रहा। ठीक है, अगली वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये इसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन रहा। नमस्कार बच्चों, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें। बाय बाय।